हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप सब ठीक ठाक हो गए, मज़े में होंगे। बेटा, अपना अभी लेटेस्ट जो चैप्टर ख़त्म हुआ है वो है डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक का मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया है, एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा मैं 10-15-20 मिनट का, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट एक तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टॉपिक तो नहीं, क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, है ना। 15-20 क्वेश्चन से वो मैं लिखवा दूँगा। ठीक है, तो आपके लिए, बोर्ड के लिए थोड़ा सा सही रहेगा जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, अभी जो अपना टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 2 मिनट इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अपन बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है ना। डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक ही चैप्टर अपन बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है वो डी ब्लॉक से रिलेटेड है ना। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन एक बात और है इस चैप्टर को लेके। एक बात ये बात है कि ये जो चैप्टर है ना, आपको बहुत कुछ नया नया सा दिखेगा बेटा, बहुत नया नया सा दिखेगा ये चैप्टर। क्यों दिखेगा अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें आपको नई नई टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी। आपने IUPAC पहले पढ़ा होगा, इसमें भी एक IUPAC नाम का टॉपिक आता है, अपन वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं थोड़ी सी मॉडर्न केमिस्ट्री है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स होती है, आप 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स नाम का पढ़ते हो, न्यूक्लियर वगैरह पढ़ते हो। उसी तरीके से मैं इसको मॉडर्न केमिस्ट्री कह सकता हूँ कि ये मॉडर्न केमिस्ट्री का पार्ट हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें थोड़ा सा अपन सॉल्ट एनालिसिस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज़्यादा तो नहीं। सॉल्ट एनालिसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर्स होता है, अपन उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ मेरा सॉल्ट एनालिसिस काम आएगा मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा। वो अपन को पढ़ना जरूरी है ना। जैसे NCERT में मान लो अपन को इतना सा दे रखा है, लेकिन अपन को क्या करना है बेटा, वो इतने से को उसके आसपास जितनी भी चीज़ें कवर होती है उसको कवर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, NCERT इतनी सी होती है ना। NCERT के अलावा भी आसपास से चारों तरफ से घूम के क्वेश्चन आए हैं इस बार, पहली बात। दूसरी बात, डी एंड एफ के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन ये है, दोनों एक दूसरे से लिंक है। तो इसके बाद मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही चालू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि 8, 9 या 10 लेक्चर में इसको खत्म कर सके, है ना। 10 लेक्चर में खत्म कर सके। और 10 लेक्चर के बाद या तो मैं केमिकल काइनेटिक शुरू करने वाला हूँ, या फिर हेलो एल्किन हेलो एरिन शुरू करने वाला हूँ, या फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ, एक लेक्चर हेलो एल्किन हेलो एरिन के डालूंगा और एक लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स के डालूंगा। डेली 2 लेक्चर आया करेंगे आपके 12th क्लास के। अभी कुछ शायद गर्मियों की छुट्टी खत्म होने में 20 दिन बचे, ठीक है ना। तो 20 दिन में अपन ये कर सकते हैं कि हो सकता है अपन 2 टॉपिक और कवर कर लें। ट्राई करेंगे बेटा, अपनी कोशिश पूरी रहेगी। इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है। इनऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर है अपने 12th क्लास में, एक तो डी एंड एफ ब्लॉक और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले अपन देख लेते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन को पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, ये अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जितने भी लेक्चर है बेटा, वो सब 1.5 आवर के आया करेंगे, इससे छोटा नहीं आया करेगा। ठीक है, तो अपन को पढ़ना क्या है, अपन पहले ये देख लेते हैं कि अपन को पढ़ना क्या है इसमें, फिर आगे चलेंगे बेटा। सबसे पहले में पढ़ेंगे बेटा डबल सॉल्ट। दूसरा अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तीसरा अपन पढ़ेंगे लिगेंड। चौथा अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। पांचवा अपन पढ़ेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी। 6th अपन पढ़ेंगे बेटा वर्नर थ्योरी, वर्नर एंड EAN। 7th अपन पढ़ेंगे बेटा IUPAC। 8th अपन पढ़ेंगे बेटा DBT। 9th अपन पढ़ेंगे बेटा CFT। 10th टॉपिक पढ़ना है मेरे को मेटल कार्बोनेट। 11th
11th पढ़ना है आइसोमेरिज्म, और 10th 12th पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये कुछ 12 टॉपिक है जो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, है ना। एक बार आप इस टॉपिक को लिखो, और हर टॉपिक का मैं आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ यहीं पे, है ना। लिखने की जरूरत नहीं है, अपन लाइन से ही पढ़ेंगे टॉपिक। तो एक बार आप इसको उतारो, और उतारने के बाद अपन क्या करेंगे, एक एक चीज़, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ना, इनका इंट्रोडक्शन चाहिए, थोड़ा सा वो अपन ले लेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, एक बात आप समझने की कोशिश करो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत है ना। चाहे वो नीट की बात हो, चाहे जेईई मेंस की बात हो, जितना मैंने पढ़ा है, चाहे 12th बोर्ड की बात हो, किसी भी स्टेट के बोर्ड की बात हो, या सीबीएसई बोर्ड की बात हो, किसी की भी बात हो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना इनफ होगा आपके किसी भी एग्ज़ाम के, ठीक। जैसे नीट में, अगर नीट की बात करूँ तो नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन बेटा मायने रखते हैं। अगर मैं डी ब्लॉक, ए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूँ ना, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से 5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, और बहुत आसान है, दोनों एक दूसरे लिंक के, और 5 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं 45 क्वेश्चन में से। नीट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं किसकी बात करूँ बेटा, जेईई की बात करूँ, ठीक है। जेईई में भी 1 से लेके 2 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, तो जेईई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और नीट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप देखेंगे, इधर देखो, ठीक है। ये तो अपन ने थोड़ी सी ऊपर वाली बात करी, ठीक है। और मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ना, सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा, और आपका भी फेवरेट बन जाएगा, बहुत आसानी से अपन पढ़ेंगे। इधर देखो, सबसे पहले होते हैं डबल सॉल्ट। बस थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पूरा पढ़ा नहीं रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा हूँ। डबल सॉल्ट का मतलब है 2 सॉल्ट, मतलब 2 सिंपल सॉल्ट मिलके एक नया सॉल्ट बनाएंगे, मतलब 2 सिंपल ए और बी। मान लो ए और बी क्या है, 2 सिंपल सॉल्ट है, और इन सिंपल सॉल्ट को मैंने जोड़ा और एक तीसरा सॉल्ट बनाया, उसको क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। क्यों? क्योंकि उसमें ए भी होगा और बी भी होगा। इस तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, भाई अपन चैप्टर ही कौन सा पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किससे रिलेटेड है, पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड है। किससे है, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड है। तो अपन को ये तो पता होना चाहिए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स किससे होता है, ठीक है। और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में ही मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा इसी के अंदर, जहां से नीट 2025 में से क्वेश्चन आया था, और सेम टू सेम उठ के आया था मेरे रजिस्टर में से, जिसका मैंने पिछली बार पढ़ाया था, ठीक। अगला टॉपिक है बेटा लिगेंड। अब तुम, बहुत सारे बच्चे हंसते हैं, सर ये क्या है लिगेंड, है ना, बहुत सारे बच्चे हंसते हैं, लेकिन बेटा लिगेंड कुछ भी नहीं है। लिगेंड है इलेक्ट्रॉन डोनर, बात खत्म। अभी तो क्या रखो, लिगेंड है इलेक्ट्रॉन डोनर। कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेशन एक नंबर है जो अपन पढ़ लेंगे, नंबर होता है, खत्म। मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स, तो फिर अगला टॉपिक बोलूंगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। भाई मैंने टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ लिए, लेकिन मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई, सारे कॉम्प्लेक्स तो एक जैसे होंगे नहीं। किसी कॉम्प्लेक्स कोई ज़्यादा स्टेबल होगा, कोई कम स्टेबल होगा, तो अपन देखेंगे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, ठीक। फिर अपन एक साइंटिस्ट था वर्नर, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, वर्नर की थ्योरी पढ़ेंगे। और वर्नर की थ्योरी बेटा बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वहाँ इसकी फुल फॉर्म लिखा देंगे, इसको बोलते हैं EAN। ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान। अगला है IUPAC।
आईयूपीएसी जो अपने ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी बेटा वैसी आईयूपीएसी नहीं है, थोड़ी आसान आईयूपीएसी है ना, कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, आईयूपीएसी हो जाएगी। फिर अगला है वीबीटी। वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने कोऑर्डिनेशन केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ी होगी, वैसी की वैसी है, बस थोड़ी सी अलग टाइप की, हल्की सी अलग टाइप की। अगला है बेटा सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब याद करो मैं डी ब्लॉक पढ़ा रहा था, तो डी ब्लॉक में मैं बार बार बोल रहा था T2G EG, डी ऑर्बिटल का 2 एनर्जी लेवल में बढ़ जाना है ना, T2G EG में 3 इलेक्ट्रॉन, T2G में 0 इलेक्ट्रॉन, वो बातें कर रहा था मैं बेटा, वो कहाँ से आएगा, वो CFT से आएगा। फिर अगला है मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ये सब इंपॉर्टेंट ही है वैसे तो, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट लगाने की जरूरत है नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है इसमें, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बहुत इजी बनेगा। अगला टॉपिक है आइसोमेरिज्म। जिस तरीके से ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म है, इसमें भी कुछ आइसोमेरिज्म है, वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सारी की सारी हुई है। और लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन थोड़ी सी मेडिकल फील्ड की भी बात करेंगे ना, जैसे बेटा किसी ने पॉइजन खा लिया तो क्या हो सकता है ना, और जैसे कि मान लो एंटी कैंसर कौन सा होता है, अपन कीमोथेरेपी वगैरह करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ी बहुत बात, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहला टॉपिक डाल दो बेटा, शानदार डबल सॉल्ट। ये सब मिटा रहा हूँ, टॉपिक डाल दो डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट डाल दो, फटाफट डाल दो। ठीक, डबल सॉल्ट में सबसे आराम से लिखो बेटा, लूजेस आइडेंटिटी, loses identity in H2O and given test of all component. ठीक है, डबल सोल्ट क्या होता है देखना भाई। मान लो डबल सोल्ट, पहले एक बात समझ लो फिर उसकी बात। डबल सोल्ट मतलब 2 सोल्ट, ठीक है। मान लो मेरे पास एक सिंपल सोल्ट था ए और एक सिंपल सोल्ट था बी। ये क्या है बेटा, सिंपल सोल्ट। ये दोनों क्या है, सिंपल सोल्ट, ठीक। और इस सिंपल सोल्ट से मान लो मेरा जो सोल्ट बना वो था A.B.6H2, है ना बेटा। ये जो H2O में ले रहा हूँ ना डबल सोल्ट में, ये H2O होते हैं, और ये जो H2O होते हैं बेटा वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं होते। इनको बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर। जब भी दो सिंपल, हमेशा जब दो सिंपल क्या मिलेंगे बेटा, सिंपल सोल्ट मिलेंगे तो एक डबल सोल्ट बनेगा। डबल सोल्ट इसको बोलते हैं, DS लिख देते हैं, DS मतलब डबल सोल्ट बनेगा। और डबल सोल्ट के पास H2O होंगे। कितने H2O होंगे, चलो अपन लिख देते हैं NH2, है ना। और जो NH2O होंगे ये H2O लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेंगे, किस फॉर्म में रहेंगे बेटा, क्रिस्टल फॉर्म में रहेंगे। सिंपल सी बात, पहली बात, बहुत आसान बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझना, अगर मैं बात करता हूँ एक सिंपल सोल्ट की, एक सिंपल सोल्ट की बात करता हूँ, एक सिंपल सोल्ट की बात करता हूँ, और इस सिंपल सोल्ट को अपन एक्वस सॉल्यूशन में डाल देते हैं। एक्वस मतलब पानी, एक्वस मतलब पानी। जब इस सिंपल सोल्ट को अपन एक्वस सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो हो सकता है ये अपने आयंस का टेस्ट दे दे, और हो सकता है आयंस का टेस्ट नहीं दे। अब सबसे बड़ी बात होती है बच्चों कि आयंस होते क्या है और आयंस का टेस्ट क्या होता है। अगर आप कभी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल लैब में गए हो, या आपने कभी केमिस्ट्री की वो वीडियो वगैरह देखी हो जो यूट्यूब पे आती है, या फिर
किसी भी जगह पर आपने वीडियो देखी हो, या फिर अपन जैसे कि मान लो कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड में वो होता है ना, कोई बीकर ले लिया और उसमें कुछ बूंदे सॉल्यूशन डाले, उसका कलर चेंज हो गया फटाफट, है ना बेटा, वो कुछ नहीं होता, वो चेक करते हैं इसमें कौन सा सॉल्यूशन है या कौन सा आयन है, और कौन सा आयन किससे किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये सब चीजें वो देखते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखो क्या बोलता है, जैसे कि मान लो ऐसे मत समझो, इसको और तरीके से समझते हैं, इतनी बात समझ में आई आपको, छोटी सी बात पर टेस्ट देता है, आप समझो। लूजेस आइडेंटिटी, लूजेस मतलब खो देता है अपनी आइडेंटिटी। कोई भी पर्सन है जो अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। देखो ऐसा है, कोई सख्त लोंडा है, क्या है सख्त लोंडा, सख्त लोंडा क्या होता है भाई, खड़ा रहता है, कुछ नहीं है, नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सख्त लोंडा है, कुछ नहीं बताऊंगा। अब सख्त लोंडा था, कुछ नहीं बता रहा था, ठीक है, अब वो अपने जज्बात पे काबू रख रहा था, बहुत काबू रख रहा था ना, अपनी आइडेंटिटी को क्या रख रहा था, नहीं मैं सख्त लोंडा हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं खोऊंगा, अपनी आइडेंटिटी नहीं खोऊंगा। अब होता क्या है बेटा, एक सुंदर कन्या निकलती है, क्या निकलती है, सुंदर कन्या निकलती है। जैसे ही वो सुंदर कन्या निकलती है, वो अपनी सारी आइडेंटिटी खो देता है। वो जो लोंडा था, सख्त लोंडा, वो पिघल के क्या हो जाता है बेटा, नरम लोंडा हो जाता है। सेम टू सेम वही बात, फिर वो अपने सारे राज उसके सामने खोल देता है, ठीक है। अब समझो, loses identity in H2O and given taste of all component ion, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है ना, मतलब पानी में जो अपनी आइडेंटिटी को खो दे और जितने भी उसके पास आयन है ना, सबका टेस्ट दे दे, सबका टेस्ट दे दे, समझ ना। अपने डबल सोल्ट एनसीईआरटी में और अपने सिलेबस में अपने पास 3 ही डबल सोल्ट है, अपन को 3 ही डबल सोल्ट पढ़ने हैं, तीसरी के अलावा चौथा कोई भी अपने सिलेबस में नहीं है। सबसे पहला है कार्नेलाइट, फिर है फेरिक एलम, और थर्ड है बेटा मोर सॉल्ट। अपने पास 3 ही हैं, अपन 3 ही पढ़ेंगे, ठीक है। समझो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कार्नेलाइट के बारे में। कार्नेलाइट से तुम्हें ये डेफिनेशन क्या होगी बेटा, बिल्कुल क्लियरिफाई हो जाएगी ना, पहली डेफिनेशन आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मान लो मेरे पास सिंपल सोल्ट थे, सिंपल सोल्ट क्या था बेटा, एक मिनट, पहला पढ़ा रहे बेटा डबल सोल्ट का, पहला है, मान लो मेरे पास KCl था, सिंपल सोल्ट है, प्लस एक क्या था, MgCl2 था। KCl प्लस MgCl2, इसको मैंने वाटर में मिलाया, किसमें मिलाया, वाटर में मिलाया, और डबल सोल्ट बना, क्या बना, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। और इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या है बेटा, कार्नेलाइट। क्या है, कार्नेलाइट, ठीक है। अच्छी तरीके से समझना बेटा, KCl प्लस MgCl2, इसको पानी में मिलाया और ये पानी किस फॉर्म में चला गया बेटा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में चला गया। और बेटा H2O कितने हैं, 6H2 है। अब यहाँ पर जो सिंपल सोल्ट था ना, इस सिंपल सोल्ट को अगर मैं पानी में डालूंगा, इन सिंपल सोल्ट को पानी में डालूंगा, तो अपने आयंस का टेस्ट नहीं देंगे बेटा। आयंस कौन कौन से हैं, एक तो K प्लस आयन होगा, एक Cl माइनस आयन होगा, एक Mg आयन होगा, एक Cl माइनस आयन होगा, ऐसा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये सिंपल को मैंने किस में बदल दिया, डबल सोल्ट में बदल दिया, और डबल सोल्ट के बाद इसको किस में डाल दिया बेटा, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में डाल दिया। जैसे ही डबल सोल्ट को मैंने एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, इसके जितने भी आयन है ना, सब टूट जाएंगे, जितने भी आयन है सब टूट जाएंगे। कौन कौन से आयन हो सकते हैं, देखो इसमें बेटा H2O को भूल जाओ, उसके अलावा एक तो K आयन होगा, तो एक तो टूटेगा बेटा K प्लस में, और क्या होगा बेटा कि Mg है, तो Mg किस में टूट जाएगा बेटा, Mg +2 में। +2 में क्यों टूटेगा बेटा, Cl 2 है, एक Cl पे -1 होता है, 2 पे कितना हो गया, -2, और इसको बैलेंस करने में मैग्नीशियम पे कितना आएगा, +2। और क्या है बेटा, और क्या है, 3 Cl भी तो है सर, 2 Cl तो ये और एक ये, तो और ये किसमें टूट जाएगा, 3 Cl माइनस। अब क्या होता है, जब ये चीजें टूट जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, K प्लस भी एक पर्टिकुलर अपना टेस्ट देगा, Mg+2 भी अपना एक पर्टिकुलर टेस्ट देगा, और Cl भी एक अपना पर्टिकुलर टेस्ट देगा, ठीक है। अभी जब ये सिंपल सोल्ट थे, तो ना तो K प्लस टेस्ट दे रहा था, ना Cl टेस्ट दे रहा था, ना Mg टेस्ट दे रहा था।
मैंने जैसे ही सिंपल को किस में बना दिया, डबल सोल्ट में बना दिया, और डबल सोल्ट में डालते एक्वस में डाल दिया, तो अपने आयंस में टूट गया, और आयंस में टूट के सारे के सारे टेस्ट इसने दे दिए। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जैसे कि मान लो मेरे पास ये था, और इसको सिंपल को मैंने ना अभी जोड़ा नहीं, इन सिंपल को मैंने किस में डाल दिया बेटा, एक्वस में डाल दिया। बिल्कुल समझने की बात समझना बेटा, इसको एक्वस में डाल दिया। अब एक्वस में डालने के बाद मैंने यहाँ पर AgNO3 डाला। क्या डाला? AgNO3। समझ लो बेटा AgNO3 क्या काम करता है अभी अपन देखेंगे। AgNO3 डाला। जैसे ही बेटा मैंने AgNO3 डाला ना, कोई टेस्ट नहीं हुआ। ये सख्त लोंडा है। ये क्या है? सख्त लोंडा है। ये अपने आप में कितने आयन से ये नहीं बताएगा। ये अपन बोल देते बेटा क्या है? सख्त लोंडा। अपन बोल देते हैं क्या है? सख्त लोंडा। सख्त लोंडा, ठीक है बेटा, सख्त लोंडा। अभी सख्त लोंडा है ना, अपने अंदर 3 आयन छुपा के बैठता है, पोटेशियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। लेकिन ये अपने आयन को छुपा के बैठा है, लेकिन ये किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है बेटा? सख्त लोंडा। लेकिन जैसे ही सख्त लोंडे में मैंने क्या मिला दिया? सुंदर कन्या। क्या है बेटा? ये सुंदर कन्या। तो ये क्या बन गया? डबल सोल्ट। अब इसको जरा सा भी अपन भावुक करेंगे ना, थोड़ा सा भी एक बार सॉल्यूशन में डालेंगे ना, ये अपने अंदर के सारे आयंस बता देगा कि साहब मेरे अंदर पोटेशियम भी है, मेरे अंदर मैग्नीशियम भी है, और मेरे अंदर क्लोरीन भी है। अब आप चाहो जिसका टेस्ट कर लो, मैंने तो अपने सारे पत्ते खोल दिए। आई बात समझ में? ये होता है डबल सोल्ट, और ये होता है सिंपल सोल्ट। ठीक है, तो डबल सोल्ट क्या होता है? डबल सोल्ट वापस समझो, लूजेस आइडेंटिटी इन H2O एंड गिव टेस्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट आयन। क्या इसने अपनी आइडेंटिटी खो दी, मतलब एक KCl कंपाउंड था, एक MgCl2 कंपाउंड था, उस कंपाउंड को तो उसने खो दिया, और K+ में टूट गया, Mg+2 में टूट गया, और Cl- में टूट गया। तो इसने अपने कंपाउंड की आइडेंटिटी खो दी, और आइडेंटिटी खोने के बाद इसने क्या किया? जितने भी आयंस है ना, उसका टेस्ट दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं टेस्ट ऑफ क्लोरीन, टेस्ट ऑफ Cl-, तो टेस्ट ऑफ Cl- करने के लिए मैंने क्या करा? इसमें AgNO3 डाल दिया। समझ रहा बेटा? इसमें AgNO3 डाल दिया, और जैसे इसमें AgNO3 डाल दिया, मेरे को क्या मिला? AgCl मिला। और जो AgCl होगा वो क्या होगा बेटा? वाइट प्रेसिपिटेट होगा। अब प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है बेटा? थोड़ा सा अगर तुमने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ी हो तो प्रेसिपिटेट का मतलब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, अगर यही AgNO3 में इसमें डालता ना, तो कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई प्रेसिपिटेट मेरे को नहीं मिलता, क्योंकि क्या है? सख्त लोंडा है, अपनी आइडेंटिटी को खोया नहीं है इसने। जैसे ही मैंने डाला, इसने अपनी आइडेंटिटी खो दी, मतलब इसके सॉल्यूशन में K+ भी है, Mg+2 भी है, और Cl- भी है ना। तो तीनों आयन का टेस्ट देगा। मैं तो ओनली Cl- का टेस्ट बता रहा हूँ आपको, जो अपने सिलेबस में अपन उसकी बात करेंगे, बाकी की बात अपन नहीं करेंगे। ये K+ Mg+2 की जो टेस्ट वगैरह है, ये किसमें पढ़ेंगे? सोल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे। अभी आपको उसकी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जितना पढ़ा रहा हूं उसको देखो। तो मैंने किया, मेरे को क्लोरीन का टेस्ट करना था। जैसे मेरे को क्लोरीन का टेस्ट करना था, मैंने क्या किया बेटा? एक बीकर ले लिया, बीकर में डबल सोल्ट बना के डाल दिया, मतलब ये वाली डाल दी। और मेरे को पता था बीकर में जब डबल सोल्ट मिला के और उसमें पानी डाल दूंगा, एक्वस सॉल्यूशन डाल दूंगा, तो सारे आयंस टूट जाएंगे। अब वो आयंस टूट गए, लेकिन मेरे को दिख थोड़ी रहे, ऐसे थोड़ी होगा। आपको सॉल्यूशन में देखने से पता पड़ेगा, ओ K+ तैर रहा है, ओ Mg+ तैर रहा है, ओ Cl- तैर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा? इस तरीके से, दूसरा पेन कहाँ है? समझने के लिए देखो, मेरे पास एक बीकर था, थोड़ा गंदा सा बीकर था, और बीकर में मैंने डबल सोल्ट डाल रखा था। यहाँ पर K+ तैर रहा होगा, यहाँ Cl तैर रहा होगा, और यहाँ पर Mg+2 तैर रहा होगा। बिल्कुल समझना बेटा, Mg+2 तैर रहा होगा। अब मैंने इसमें क्या किया? मैंने इसमें डाल दिया AgNO3। क्या डाल दिया? AgNO3। अब जैसे ही मैंने AgNO3 डाला ना, AgNO3 तो और किसका टेस्ट देगा भाई? K+ का तो देगा नहीं, वो Mg+2 का देगा नहीं। AgNO3 किसका टेस्ट देता है? क्लोरीन का। तो ये क्या करता है? क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरीन के साथ कंपाउंड। और क्लोरीन को क्या करता है बेटा? क्लोरीन को यहाँ पर नीचे की तरफ इकट्ठा कर लेता है, और ये इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट समझते हो ना, जो नीचे जाके बैठ जाए। तो ये जो प्रेसिपिटेट होता है, ये कैसा कलर का होता है बेटा? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। बेटा इसको लिखो, फटाफट लिखो, फिर आगे चलते, लिखो इसको फटाफट। हाँ बेटा, तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर
व्हाइट पीपीटी बना। व्हाइट पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट मतलब होता है, मान लो कोई भी बीकर लिया, कोई भी बीकर के नीचे कुछ सफेद सफेद चीज जमा हो गई है ना, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट बनता है। देखो एक तो मान लो कोई सॉल्यूशन है जिसमें आपने ब्लू कलर डाला, वो पूरा पानी ही क्या हो गया बेटा, ब्लू हो गया है ना। पानी मान लो, पानी में आपने कोई ब्लू कलर डाला और वो ब्लू पानी ही पूरा ब्लू ही पानी 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 हो गया, ठीक है। और आपने ब्लू कलर डाला और वो ब्लू कलर नीचे पेंदे में इकट्ठा हो गया है ना, पेंदे में क्या हो गया, नीचे पेंदा समझते हो ना, है ना, तो यहाँ पर जाके इकट्ठा हो गया, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने टेस्ट किया Cl- का और इसमें क्या डाला, AgNO3 डाला। जैसे ही AgNO3 डाला तो क्या बन गया, AgCl बन गया और AgCl का नीचे प्रेसिपिटेट जमा हो गया। इसका मतलब मुझे पता पड़ गया कि इस डबल सोल्ट या कार्डिनलाइट में Cl- था, है ना। इसी तरीके से पता लगाते हैं। तो जरूरी नहीं है Cl का ही टेस्ट हो, यहाँ पर क्या होते हैं, जितने भी आयंस है ना, जितने भी आयंस है, ऑल टेस्ट पॉजिटिव, ऑल टेस्ट पॉसिबल लिख सकते हैं बेटा, पॉसिबल। तो जितने भी है ना बेटा, जितने भी आयंस है सबका टेस्ट क्या होता है, यहाँ पर पॉसिबल होता है। तो सबसे पहला मेरा क्या था बेटा, सबसे पहला मेरा डबल सोल्ट था कौन सा, कार्डिनलाइट। और कार्डिनलाइट के बारे में मैंने आपको पूरी की पूरी चीज एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पर ओनली मैंने किसका टेस्ट करवाया है, Cl का टेस्ट। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर पोटेशियम भी टेस्ट दे सकता है और मैग्नीशियम भी टेस्ट दे सकता है। इसको उतारो फटाफट। ठीक है बेटा, ये पहला था, ये पहला खत्म हो गया। अब दूसरा देखते हैं। पहला डबल सोल्ट खत्म हो गया बेटा, कौन सा था, कार्डिनलाइट। कार्डिनलाइट हो गया बेटा खत्म। कार्डिनलाइट खत्म होने के बाद अगला है मेरे पास मोहर सॉल्ट। कौन सा है, मोहर। इसको मैं बोलता हूं बेटा फेरस, फेरस है ना, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, देखो होता ऐसा है कि बच्चों को इनके फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं। जैसे कि कार्डिनलाइट का फॉर्मूला तो बहुत आसान था, KCl.MgCl2.6H2। लेकिन ये मोर साल्ट वगैरह के अपन को क्या याद नहीं रहते बेटा, फॉर्मूले याद नहीं रहते। तो उस फॉर्मूले के याद करने के लिए मैंने तो ये बोला दिया बेटा, फेरस अमोनियम सल्फेट। और इसी से मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको बना के दिखाऊंगा कैसा बनता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फेरस मतलब क्या होता है बेटा। फेरस मतलब होता है Fe+2। दो तरह के आयरन आयन बनाता है, फेरस और फेरिक। फेरिक मतलब होता है Fe+2 और फेरस मतलब होता है फेरिक मतलब होता है Fe+3 और फेरस मतलब होता है Fe+2। अमोनियम मतलब होता है NH4+ आयन। क्या होता है, NH4+ आयन। अमोनियम क्या होता है, NH4+ आयन। और सल्फेट सबको पता है क्या होता है, SO4-2। समझना बेटा, SO4-2। मेरे को पता है कि मोर साल्ट में फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। अब फेरस अमोनियम सल्फेट से मैं इसका क्या बनाऊंगा बेटा, फॉर्मूला बनाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फेरस को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा सल्फेट से, और फिर अमोनियम को मल्टीप्लाई करेंगे सल्फेट से। और मल्टीप्लाई करते टाइम, मल्टीप्लाई का मतलब है बेटा एक कंपाउंड बनाना। मल्टीप्लाई का मतलब है मैथ वाला मल्टीप्लाई मत लेना तुम यहाँ। और मल्टीप्लाई करते समय मैं आयंस क्या करूंगा, बैलेंस रखूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आयंस क्या रखूंगा, बैलेंस रखूंगा। अगर इधर +2 पॉजिटिव है तो सामने वाले के पास -2 होना चाहिए। अगर इधर +1 है तो उधर भी कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। आयन को क्या करूंगा मैं, बैलेंस्ड करूंगा। अब मैंने आयन को बैलेंस करने के लिए FeSO4 लिख दिया। क्या लिख दिया, FeSO4। भाई फेरस सल्फेट, तो एक बार Fe और SO4। अब मैं देखूंगा कि मेरे सारे आयन बैलेंस है क्या, मैं सारे आयन बैलेंस है। अभी से मैंने ये वाला मल्टीप्लाई किया, तो मैं देखूंगा Fe के ऊपर +2 और SO4 के ऊपर -2 बिल्कुल बैलेंस है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डॉट डॉट डबल सोल्ट की पहचान होती है डॉट है। अब मैं करूंगा अमोनियम को सल्फेट से मल्टीप्लाई करूंगा। अमोनियम को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सल्फेट से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन बेटा दिक्कत ये है कि सल्फेट के पास -2 है और अमोनियम के पास क्या है, +1 है। तो मैं एक बार मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं क्या, NH4 और SO4।
लेकिन मैं देखते ही मेरे को पता लग जाता है कि बेटा चार्ज बैलेंस नहीं है। अगर मेरे को चार्ज बैलेंस करना है तो अमोनियम आयन कितने लेने पड़ेंगे, 2। जब 2 अमोनियम आयन लूंगा तब जाके इस पे भी +2 हो जाएगा और उस पे -2 हो जाएगा। तो इसको क्या कर देते हैं बेटा, 2 कर देते हैं। आई बात समझ में। FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट, मैंने बोला ना बेटा पानी आया होगा कुछ क्रिस्टल फॉर्म में 6H2। और यही क्या हुआ बेटा, यही हुआ क्या, मोहर सॉल्ट। यही हुआ मोहर सॉल्ट, क्योंकि मोहर सॉल्ट क्या है, डबल सॉल्ट है। और जब भी मैं डबल सॉल्ट को किस में डालता हूं, वही बात, जब भी मैं डबल सॉल्ट को किस में डालता हूं, एक्वस में, ये क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी को लॉस करता है और जितने भी आयंस है सबका टेस्ट देगा। तो इसमें आयंस कौन कौन से अपन लिख लेते हैं। एक तो है Fe+2, ठीक है नहीं, Fe+2। और कौन सा है, NH4+ है कि नहीं, वो भी कितने हैं, 2 NH4+। और SO4 है, SO4 कितने, 1 और 2, 2 क्या है, SO4 -2। और जितने भी आयंस है ना सबका क्या है बेटा, टेस्ट पॉसिबल है। तो मैं लिख सकता हूं ऑल आयन टेस्ट पॉसिबल, ऑल आयन टेस्ट पॉसिबल, ऑल आयन टेस्ट पॉसिबल। लिखो इसको एक बार। फिर इसका टेस्ट कैसे करते हैं, इस तीनों में अपन तीनों का टेस्ट करेंगे ना। उधर तो अपन ने पोटेशियम मैग्नीशियम का नहीं किया था, ओनली किसका किया था, क्लोरीन का। इसमें तीनों के तीनों का टेस्ट करेंगे और बहुत खतरनाक बात है Fe वाली है। लिखो एक बार। ठीक है बेटा, अब मेरे पास ये 3 आयंस बन गए। इन तीनों आयन का टेस्ट कैसे करते हैं एक बार देखना। अगर मैं इसमें BaCl2 डालूं, क्या डालूं, BaCl2। बेटा ऐसे आयंस ढूंढ के नहीं डालेंगे, मैंने तो बस बीकर में BaCl2 डाल दिया है ना, क्या डाल दिया, BaCl2 बीकर में डाल दिया। वो तो आयंस मेरे पास दिख रहे हैं इसलिए मैं इसके नीचे BaCl2 लिख रहा हूँ। जैसे ही मैं BaCl2 डालता हूँ ये कंपाउंड बन जाता है बेटा BaSO4। क्या बन जाता है, BaSO4। मतलब SO4 का टेस्ट कौन देता है, BaCl2 देता है। और SO4 BaSO4 बन जाता है, उसके साथ क्या बन जाता है बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। जैसा AgCl का प्रेसिपिटेट बना था वैसा ही किसका बन जाता है, इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है। जब मेरे को अमोनियम आयन का टेस्ट करना होता है तो मैं डालता हूं नेस्लर रिएजेंट। क्या डालता हूं, नेस्लर। अब नेस्लर रिएजेंट के बारे में आपको नहीं पता, अभी आपको कुछ नहीं पता नेस्लर रिएजेंट के बारे में। आप सिर्फ अभी ये लिखो नेस्लर रिएजेंट, है ना, आप सब अभी सिर्फ नेस्लर रिएजेंट लिखो। आगे की क्लास में आप खुद नेस्लर रिएजेंट बनाओगे, है ना। अभी मैं इसका फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूँ, आप खुद बनाओगे ना। जिस दिन बन जाएगा मैं बोल दूंगा बेटा ये वही है नेस्लर रिएजेंट जो मैं वहां पर लिखा के लाया था। आप खुद बनाओगे, लिखना जब मैं फॉर्मूले बनाने सिखाऊंगा आप खुद नेस्लर रिएजेंट बनाओगे, ठीक। तो जैसे ही नेस्लर रिएजेंट किसका टेस्ट देता है बेटा, NH4+ का टेस्ट देता है। और जैसे ही मैं नेस्लर रिएजेंट डालता हूँ यहाँ पर जो पीपीटी बनती है वो बनती है ब्राउन, ठीक है, ब्राउन मुंडे, ब्राउन पीपीटी बोलते हैं ना, फूड यूनिट तेरे ब्राउन रंग है ना, तो ये ब्राउन, तो ब्राउन पीपीटी बनी। अब दिक्कत ये होती है कि इसमें सारे आयन का टेस्ट होता है, सारे आयन का टेस्ट होता है। तो सारे आयन का टेस्ट हो तो Fe+2 का भी टेस्ट होना चाहिए भाई, Fe+2 का भी टेस्ट होना चाहिए भाई। डबल सॉल्ट का मतलब यही तो है कि भैया क्या होता है, जो लूजेस करे आइडेंटिटी इन H2। देखो इतनी बार डेफिनेशन बोल दिया, अब याद हो जानी चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ। और क्या करे, सारे आयंस का टेस्ट दे, तो Fe+2 को भी टेस्ट देना चाहिए। लेकिन Fe+2 क्या होता है बेटा, नकटा आदमी है, क्या है, नकटा। और नकटा ढीठ होने की वजह से ये डायरेक्ट क्या नहीं करता है बेटा, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है,
डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, इसके थोड़े से भाव है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा। Fe+2 बोलेगा भैया मैं फेरस हूँ, क्या हूँ? फेरस। क्या हूँ? फेरस। क्या हूँ मैं? फेरस। और फेरस होने की वजह से मैं तो डायरेक्ट टेस्ट नहीं करूँ, तो अपन पूछेंगे भैया बता फिर क्या लगेगा आपको ना, कुछ बताओ आप क्या लगेगा भैया, आपको बता दो, हम वैसे कर लेंगे आपके साथ टेस्ट। तो फेरस बोलेगा कि भाई साहब पहले मेरे को ऑक्सीडेशन करो, मेरा क्या करो? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करने के बाद आप मेरा टेस्ट ले सकते हो, उसके अलावा मैं कभी टेस्ट आपको नहीं दूंगा। तो भैया अपने लिए थोड़ी सी बात हो गई कि यार ये क्या बात है भाई, है ना, ये तो गलत बात है, तू क्या 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 टेस्ट करवाएगा हमसे। उसने कि भैया सबसे पहले मेरे को ऑक्सीडेशन करो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या होता है? ऑक्सीडेशन करने के बाद कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। तो मेरे को पता पड़ गया भैया ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसका ऑक्सीडेशन। तो जैसे ही मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया, ये Fe+2 से किस में चेंज हो गया? Fe+3 में। अब फेरस ने बोला कि भैया अब मैं चेंज हो गया हूं किसमें? फेरिक में। किसमें चेंज हो गया हूं? फेरिक में। फेरिक में। और फेरिक में चेंज होने के बाद अब मैं टेस्ट दे दूंगा, अब मेरे से टेस्ट ले लो। तो जैसे ही फेरिक में चेंज होता है, मैं इसमें डालता हूं बेटा पोटेशियम थायोसाइनेट। क्या डालता हूं? पोटेशियम थायोसाइनेट। और जैसे ही पोटेशियम थायोसाइनेट डालता हूं, एक कंपाउंड बनता है जो कैसा होता है बेटा? FeSCN का होल थ्राइस। FeSCN का होल थ्राइस, जिसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? इसका कलर होता है बेटा रेड। क्या होता है? रेड। आई बात समझ में? इधर देखो, मोर सोल्ट दूसरा टाइप है किसका? डबल सोल्ट का। मेरे पास तीन ही सोल्ट पढ़ने के लिए है। एक तो कार्डिनलेट जो मैंने पढ़ लिया, दूसरा है मोर सोल्ट। मोर सोल्ट का फॉर्मूला याद नहीं करना, अपन को याद करना है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस को सल्फेट से मल्टीप्लाई करेंगे, अमोनियम को सल्फेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आयंस को बैलेंस करेंगे, .6H2O लगाएंगे और क्या करेंगे? सारे आयंस का टेस्ट दे देंगे। अगर SO4 का टेस्ट करना है तो मैं किससे करूंगा बेटा? BaCl2 से करूंगा, और BaSO4 बनेगा जिसका प्रेसिपिटेट क्या होगा बेटा? वाइट होगा। अगर मेरे को NH4+ का टेस्ट करना है तो किससे करूंगा? नेस्लर रिएजेंट से करूंगा, और नेस्लर रिएजेंट मैंने बोला तुम खुद बनाओगे आगे जाके, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं। और ये क्या बनाएगा बेटा? ब्राउन PPT बनाएगा, ब्राउन मुंडे। ठीक है, लेकिन Fe+2 क्या है बेटा? ढीठ आदमी है तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा। पहले क्या करेगा बेटा? मैं फेरस हूँ, फेरस को मैं किस में चेंज करवाना है? सबसे पहले मेरे को फेरिक में चेंज करो, और फेरिक में चेंज करने के बाद मैं टेस्ट दूंगा। तो अपन ने इसको जैसे फेरिक में चेंज किया, उसमें क्या डाला? पोटेशियम थायोसाइनेट डाला। पोटेशियम थायोसाइनेट डालते ही इसने क्या दे दिया बेटा? टेस्ट देके कंपाउंड बन गया FeSCN का होल थ्राइस बना लिया, जिसका कलर क्या था बेटा? रेड था। इसको उतारो फटाफट। ठीक है बेटा, आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। चलो बेटा आप क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? तीसरा डबल सॉल्ट का एग्जांपल जो क्या है? तीसरा डबल सॉल्ट का एग्जांपल क्या बताया था मैंने बेटा? फेरिक एलम। फेरिक एलम कुछ नहीं होता, वो फिटकरी देखो ना, अपन पानी वानी साफ करने के लिए फिटकरी डालते हैं ना, वो डायमंड जैसी होती है, वो छोटी सी ना क्रिस्टल रूप में होती है, वो होती है फिटकरी। उसका फॉर्मूला अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा,
which compound give red with पोटेशियम थायोसाइनाइड। कौन सा कंपाउंड है जो रेड कलर देगा किसके साथ? पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ, जो अभी अपन ने देखा था, है ना। अब इसमें ऑप्शन कुछ ऐसे दे रखे हैं, FeSO4, D, K4, Fe, CN6, थर्ड K3, Fe, CN6, D, K3, Fe, CN6 का फोल्ड वाइज, फिफ्थ फेरिक एलाम। ठीक बेटा, ये 5 ऑप्शन है। अब इस 5 ऑप्शन में बेटा बहुत कुछ काम करने का है, बहुत कुछ काम करने का है इस पांचों के पांचों ऑप्शन में, जो मैं आपको काम करना सिखाऊंगा, है ना। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें उसमें आ जाएगी, है ना। किस तरीके से आप आयंस निकालते हो, किस तरीके से आप टेस्ट देते हो, किस तरीके से टेस्ट नहीं देते हो, सब देखो। मेरे को ये तो पता हो गया ना, मेरे पास ये तो क्लियर हो गया कि कौन सा कंपाउंड, विच कंपाउंड गिव रेड कलर विद KCl। तो मेरे को पता है कि भाई साहब Fe+3 देगा, ये तो मेरे दिमाग में फिट है कि Fe+3 जहाँ होगा ना, वही क्या करेगा बेटा, ये वाला टेस्ट देगा, ये वाला टेस्ट देगा। अब मेरे को Fe+3 ढूंढना है ना, मेरे को Fe+3 ढूंढना है, और Fe+3 आपको मिल भी जाएगा, आपको Fe+3 मिल भी जाएगा, लेकिन सही Fe+3 कौन सा है वो ढूंढने की मैं टेक्निक बता रहा हूँ, उसको बिल्कुल ध्यान से देखें। सबसे पहला कंपोनेंट देखते हैं FeSO4, और FeSO4 कुछ नहीं होता बेटा, FeSO4 किसमें टूटता है, Fe+2 और +SO4 2- में। मतलब यहाँ तो जो Fe है ना वो किसमें है, +2 में, और +2 वाला तो कभी भी टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि +2 वाला तो क्या चाहता है, मैं किसमें चला जाऊं, +3 में चला जाऊं, और +3 में जाके ये टेस्ट देगा, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। अब आपने ये चीज पहली बार देखी होगी, ये चीज आपने पहली बार देखी होगी, ये है बेटा K4 Fe CN6, ये चीज आपने पहली बार देखी होगी बेटा, साइनाइड है ना, कार्बन नाइट्रोजन नहीं है बेटा, साइनाइड है ना। साइनाइड कितने हैं नंबर में, 6 है, और ये क्या है, आयरन है, और इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और यहीं से इसको शुरुआत होती है, इसको बोल सकते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक, अभी मेरे पास ये है, और ये होने के बाद मेरे को क्या देखना है, मेरे को तो ये पता लगाना है साहब आयरन की OS कितनी है, बात खत्म, आयरन की OS कितनी है। जिस तरीके से अपन वहां काम करते थे आयरन की OS का, उसी तरीके से यहाँ काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, मेरे को निकालना किसकी है, इस X की निकालना है, बिल्कुल समझना बेटा, इस X की निकालना है, इस X की निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखना, कुछ अलग नहीं करना अपन, जैसे वहां पर OS निकालते थे ना अपन, X माइनस करके वही करना है अपन को। मेरे को है पोटेशियम, पोटेशियम पे कितना चार्ज रहता है, पोटेशियम +1 चार्ज रहता है। कितने पोटेशियम में, 4 पोटेशियम है, तो 4 पोटेशियम मैं लिख सकता हूँ 4 × 1 है ना। 4 पोटेशियम है और सब पे कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, तो कितना होगा 4 × 1 प्लस X, क्योंकि X का निकालना है मेरे को, आयरन का निकालना है, ठीक है, प्लस क्या है मेरे पास, साइनाइड है। कितने साइनाइड है साहब, 6 साइनाइड है मेरे पास। कितने साइनाइड है, 6 साइनाइड। एक साइनाइड पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है, मैं लिख देता हूं, जो साइनाइड पे चार्ज होता है वो कितना होता है, -1 होता है। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, क्या -1 से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या आपको, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कितना लिखूंगा बेटा, 0। कितना लिखूंगा, 0। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 + x - 6 = 0। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, फिर इधर ले जाएंगे माइनस का 4 हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और x की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर जो आयरन पे चार्ज है वो कितना है, +2। आयरन पे चार्ज कितना है,
+2, और आयरन पे चार्ज +2 है, मतलब +2 वाला तो टेस्ट देता ही नहीं है। क्यों नहीं देता? अपन को पता है कौन सा देगा बेटा, +3 वाला टेस्ट देगा, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन पे आता हूं, और तीसरे ऑप्शन पे बेटा अभी आपको पता लगने लग जाएगा धीरे धीरे ना, फटाफट क्वेश्चन करोगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। तीसरे क्वेश्चन पे आता हूं। तीसरा क्वेश्चन है K3 FeCN6 है ना, K3 FeCN6। अब K3 FeCN6 में पोटेशियम कितने हैं साहब? पोटेशियम 3 है, और 3 का क्या होता है बेटा, +1 होता है, तो 3 तो ये हो गए। किसका निकालना है मेरे को? आयरन का निकालना है, तो मैंने लिख दिया X। वही साइनाइड के कितने होंगे? -6, क्योंकि 6 है, जो -6 डायरेक्ट लिख देते हैं अपन। इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? 0 है ना। तो अब यहां से X निकालोगे ना, तो X आएगा +3, X आएगा +3, मतलब यहां पर जो आयरन का चार्ज है वो कितना है? +3, और +3 वाला ही तो टेस्ट देता है, +3 वाला ही तो टेस्ट देता है। लेकिन एक बात समझना भाई, एक बात समझना, ये भी टेस्ट नहीं देगा। खतरा क्या है? खतरा। एक बात ध्यान रख देना, जितने भी ये बड़े डब्बे के अंदर है ना, जितने भी बड़े डब्बे के अंदर है, ये कभी भी टेस्ट नहीं देंगे। डब्बे के बाहर वाला ही टेस्ट देता है बस। कौन देता है? डब्बे के बाहर वाला ही टेस्ट देता है। ये डबल सोल्ट नहीं है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला कभी भी टेस्ट नहीं देता। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक लाइन लिख देता हूँ बेटा, स्टार लगा के इंपोर्टेंट करके एक लाइन लिख देता हूँ कि डब्बे के अंदर वाले कभी भी टेस्ट नहीं देते। तो मैं लिख देता हूँ डब्बे के अंदर वाले कभी भी टेस्ट नहीं देते हैं। डब्बे के अंदर वाले कभी भी टेस्ट नहीं देते हैं। अब डब्बे में +3 हो कि +4 हो, ये टेस्ट ही नहीं देगा, टेस्ट ही नहीं देगा, तो काहे का टेस्ट भाई साहब, मेरे को तो बाहर चाहिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन में लिख रहा है कि FeCN6 का और 4 रूट लगा रखा है इसमें। ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, देखो इन सबसे अलग है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले मेरे को इसको आयंस में बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? आयंस में बदलना पड़ेगा। जब भी बेटा कॉम्प्लेक्स के बाहर भी कुछ संख्या आ जाए ना, यहाँ तो 1 थी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी ऐसी संख्या आ जाए ना, तो तुम्हें क्या करना है, इसकी जूती इसके सर पे, ये बेटा ये इसकी जूती है, ये इसकी जूती है, 2 किसकी जूती है? इस डब्बे की जूती है। इस जूती को इसके सर पे लेके आना है, और इसकी जूती को इसके सर पे लेके आना है। मतलब पहले आप कॉम्प्लेक्स को चेंज करो, और कॉम्प्लेक्स को चेंज करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसकी जूती कितनी थी बेटा? 2, इसके सर पे लेके आना है, मतलब ये क्या हो जाएगा? Fe+2, इसकी जूती इसके सर पे लेके आनी है, पक्की बात। और ये क्या है? FeCN6, और इसकी जूती इसके सर पे, इसकी जूती कितनी? 3, तो इधर कितने ले आएगा बेटा? -3 है ना। एक तरफ +3 और एक तरफ -3। एक बात हमेशा याद रखना, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो राइट हैंड साइड वाला होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। एक बात और लिख देता हूं मैं यहाँ पर, एक बात और लिख देता हूं बेटा, ये नोट्स क्या है? ये खुद के बनाए हुए नोट्स है ना, ये खुद के बनाए हुए नोट्स है ना। ऐसा कोई नहीं किताब में आप बोले सर ये क्या लिखा रहे हो, एक व्हाट्सएप वाली हिंदी, ऐसा नहीं है बेटा, ये ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ। तो अपन बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लेफ्ट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, और राइट हमेशा क्या होता है? ये समझ लेना भाई, ये बहुत खतरनाक बात है। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, ये खुद से बनाए हुए पॉइंट है भाई, है ना। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ठीक है। किताब की बात नहीं है बेटा, खुद से बनाए हुए, ठीक है। एक तो डब्बे के अंदर वाले कोई भी टेस्ट नहीं देते, डब्बे के अंदर वाले कितने भी आए डब्बे के अंदर वाले टेस्ट नहीं देते। और दूसरा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लेफ्ट हैंड साइड लिखा तो पॉजिटिव और राइट हैंड साइड लिखा तो नेगेटिव। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसकी जूती जो आएगी ना वो पॉजिटिव में आएगी, और ये राइट हैंड साइड है, इसकी जूती जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी। मैंने देख लिया कि Fe+3 में है क्या? Fe+3 में है तो बाहर वाला टेस्ट नहीं देगा, और बाहर वाला टेस्ट नहीं देगा तो अंदर वाला तो वैसे टेस्ट नहीं देता। अरे अंदर कुछ भी हो, अंदर वाला तो वैसे भी टेस्ट नहीं देगा, तो अंदर वाला भी टेस्ट नहीं देगा, बाहर वाला भी टेस्ट नहीं देगा, इसका मतलब ये भी टेस्ट नहीं देगा। अब है फेरिक एलम टेस्ट देता है।
अब ये फेरिक एलम क्या होता है, फेरिक एलम अपन आगे देखेंगे ना, अभी पता पड़ जाएगा फेरिक एलम क्यों बोल रहा हूँ मैं ना। फेरिक एलम ही अगला टॉपिक क्या आने वाला है बेटा, फेरिक एलम ही आने वाला है, जिसको अपन को बोलते हैं बेटा फिटकड़ी वगैरह बोलते हैं, वही आने वाला है। तो इसको उतारो और ये पूरा का पूरा उतारना बेटा, ये पूरा का पूरा उतारना, इसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपने सब उतार लिया होगा। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो जेई में आया हुआ है, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं और समझना कैसे होगा क्वेश्चन। मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ बेटा, टॉपिक वाइज ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन है तो उसको टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। इम्प्योर ईथर टेस्ट, इम्प्योर ईथर टेस्ट है ना, समझ लो भाई। इम्प्योर ईथर टेस्ट मेरे को कैसे पता लगेगा कौन सा प्योर ईथर है कौन सा इम्प्योर ईथर है ना भाई। अगर मेरे पास 2 ईथर दे दूं मैं आपको, अब ऐसा तो है नहीं इम्प्योर ईथर में से बदबू आ रही है ना, स्मेल आ रही है गंदी सी है ना, तो वो इम्प्योर है, और जिसमें से अच्छी खुशबू आ रही है गुलाब वाली वो प्योर ईथर है। दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं। अब मैंने आपको लाके 2 बोतल पकड़ा दी, 2 बोतल पकड़ा दी और 2 बोतल पकड़ा के मैं पूछ रहा हूँ बताओ कौन सा प्योर है कौन सा इम्प्योर है। आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ मैं। तो इम्प्योर ईथर की आप कैसे टेस्ट करोगे, आइए देखो। मैं क्या करता हूँ, इम्प्योर ईथर लेता हूँ, इम्प्योर ईथर R2 है ना, ईथर मतलब ये तो होता है R2, R का मतलब समझते हो ना बेटा, यहाँ पर एल्काइल समूह है ना, CH3 C2H5, थोड़ा सा ध्यान रखो ना। मेरे पास क्या है, इम्प्योर ईथर है, और इस इम्प्योर ईथर में मैंने क्या डाल दिया, FeSO4 डाल दिया, और FeSO4 के साथ क्या डाल दिया मैंने, KSCN डाल दिया। समझ रहा, इम्प्योर ईथर के साथ मैंने क्या डाल दिया, KSCN डाल दिया। अब आप सबको पता है कि जो आयरन है यहाँ पर किस पे है, +2 पे है, और +2 के साथ KCN तो रिएक्शन करता ही नहीं है, KCN तो रिएक्शन करता ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, यहाँ पर रेड कलर आ गया, फिर भी क्या हुआ, यहाँ पर रेड कलर आ गया है ना। तो चमत्कारी वाली बात हो गई, ये तो चमत्कारी वाली बात हो गई। सर आप ही तो बोल रहे थे Fe+2 टेस्ट नहीं देता है, तो ये रेड कलर कैसे आ गया बेटा, यही तो चमत्कार है, यही तो इस इम्प्योर ईथर का चमत्कार है। इस इम्प्योर ईथर का काम क्या है, इस इम्प्योर ईथर का काम है बेटा ऑक्सीडेंट की तरह, क्या है, ऑक्सीडेंट की तरह। और ऑक्सीडेंट की तरह कार्य काम करने की वजह से यहाँ पर जो प्रेजेंट Fe है ना, Fe+2, ये Fe+2 को किस में भेज देगा, Fe+3 में भेज देगा। किस में भेज देगा, Fe+3 में। अगर मैंने Fe+2 डाला और उसमें इम्प्योर ईथर डाल दिया ना, याद करो क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मैंने Fe+2 डाला और उसमें इम्प्योर ईथर डाल दिया और फिर भी उसने टेस्ट दे दिया ना, इसका मतलब क्या है वो, चलो भूल जाओ, सुनो दोबारा सुनो। मैं बोल रहा हूँ कि मान लो मेरे पास 2 बोतल में 2 ईथर है, ठीक है, एक ईथर में मैंने FeSO4 डाल दिया और दूसरे ईथर में भी FeSO4 डाल दिया। जिसने रेड कलर दे दिया ना KCN के साथ, जिसने KSCN के साथ रेड कलर दे दिया ना, वो इम्प्योर था। क्यों, क्योंकि इम्प्योर ईथर किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, परऑक्सी बॉन्ड होता है। क्या होता है, परऑक्सी बॉन्ड, परऑक्सी बॉन्ड होता है बेटा, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है। उतारो उसको फटाफट।
ठीक है बेटा। चलो अगला तीसरा अपना डबल सोल्ट है वो है एलम। एलम मतलब होता है बेटा फिटकड़ी। क्या होता है? फिटकड़ी। तो अगला तीसरा डबल सोल्ट है कौन सा? एलम। अभी तक भी डबल सोल्ट की डेफिनेशन नहीं मिटा रही है मैंने ना। क्या होता है बेटा? लॉसेस आइडेंटिटी इन H2O गिव ऑल टेस्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट आयन बार। खत्म। अगला है बेटा एलम। एलम, ठीक है। एलम को मैं बोलता हूं, एलम को मैं बोलता हूं बेटा जिस तरीके से मैंने किसको क्या बोला था, मोर सोल्ट को मैंने अलग तरीके से बोला था, उसी तरीके को एलम को मैं अलग तरीके से बोलता हूं। एलम मतलब होता है फिट करी, और एलम को मैंने बोलता हूं मोनो मोनो ट्राइवेलेंट सल्फेट। मोनो ट्राइवेलेंट सल्फेट, ठीक। अब आपको ये पता होना चाहिए साहब मोनोवेलेंट क्या है और ट्राइवेलेंट क्या है ना बेटा। मोनोवेलेंट ऐसे आयंस होते हैं, ऐसे मेटल्स होते हैं जिसपे +1 चार्ज हो। क्या होते हैं? जिनपे +1 चार्ज हो, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम ना, लीना ने की रब से फरियाद। इन सब पे क्या होते हैं बेटा? +1 चार्ज होते हैं कि नहीं होते? इन सब पे +1 चार्ज होते हैं। तो मोनोवेलेंट वो होते हैं जिन पे +1 चार्ज होते हैं, लेकिन इसमें भी अपन को किसको नहीं लेना है? लिथियम को नहीं लेना है, बाकी सबको ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगर ट्राइवेलेंट की बात करूं तो ट्राइवेलेंट मतलब होता है जिसपे 3 पॉजिटिव चार्ज हो। क्या हो? 3 पॉजिटिव चार्ज हो, लाइक Al+3 है ना बेटा, जैसे कि Cr+3, जैसे कि अपन बोल सकते हैं Fe+3, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो मोनो ट्राइवेलेंट सल्फेट। अब मोनो ट्राइवेलेंट सल्फेट को क्या करना है? जिस तरीके से अपन ने मोर सोल्ट पे किया था उसी तरीके से अपन किस में करेंगे? एलम पे करेंगे। पहले मोनो को मल्टीप्लाई करेंगे सल्फेट से, फिर ट्राई को मल्टीप्लाई करेंगे सल्फेट से। और सल्फेट तो सब जानते हैं SO4-2 है ना। लेकिन किस चीज का ध्यान रखेंगे? बैलेंस का ध्यान रखेंगे। किसका ध्यान रखेंगे? बैलेंस का ध्यान रखेंगे। बैलेंस का मतलब अपन किसका ध्यान रखें? बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या होता है बेटा? आयंस का बैलेंस है ना। अगर इधर 2 है तो इधर भी 2, इधर 1 है तो इधर 1, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि जो मोनोवेलेंट था ना, जो मोनोवेलेंट था वो था M1। अभी मान लेता हूँ जो मोनोवेलेंट था ना वो क्या था? M1। और जो ट्राइवेलेंट था वो क्या था? M2 है ना। ये मेटल मान लिया मैंने M1 और M2। चलो एक जर्नल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, फिर पोटाशियम पे चलेंगे ना। पोटाशियम मतलब जिसमें पोटेशियम है ना, पोटेशियम और एल्यूमिनियम दोनों होते हैं पोटाशियम में, वो बात की बात है। अभी मैं मोनो से बनाऊंगा सल्फेट, तो मैं लिखूंगा बेटा M1, और M1 पे तो कितना चार्ज है? +1 चार्ज है, और सल्फेट पे कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। तो इसको मेरे को कितना लेना पड़ेगा? इसको मेरे को 2 लेना पड़ेगा, तभी तो इस पे +2 चार्ज होंगे। और क्या लिखूंगा? M1 SO4। हो गया चार्ज बैलेंस। M1 क्या था? मोनोवेलेंट, और मोनोवेलेंट पे कितना था? +1 चार्ज, और मैंने मोनोवेलेंट कितने ले लिए? 2 ले लिए, और SO4 पे तो था ही सही चार्ज। डॉट ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट कौन है? M2 SO4। अब दिक्कत ये है, इस पे 3 चार्ज, इस पे -2 चार्ज है, तो मैं किस तरीके से बैलेंस करूं? तो इसको बैलेंस करने के लिए M2 को 2 ले लूं, M2 को तो 2 ले लूं, तो M2 को 2 ले लूंगा तो उस पे कितने चार्ज होंगे? +6 चार्ज होंगे। और SO4 को 3 ले लूं, और SO4 को 3 ले लूंगा तो उस पे भी कितने चार्ज होंगे? 6 चार्ज होंगे। तो मैं लिख दूंगा M2 SO4 का होल थ्राइस, M2 SO4 का होल थ्राइस डॉट। यहां पर अब जो H2O होते हैं बेटा वो 6 ना होके कितने होते हैं? 24 H2O। और ये जो 24 H2O होते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं किस फॉर्म में है? क्रिस्टल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? क्रिस्टल फॉर्म में। इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है, इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है। मोनोवेलेंट ट्राइवेलेंट सल्फेट, मोनोवेलेंट ट्राइवेलेंट सल्फेट। अब जो अपने सिलेबस में पोटाशियम अपन उसको देखेंगे ना, एक बार इसको उतारो फिर पोटाशियम को देखते हैं।
ठीक है बेटा, लिख लिया होगा। अब मैं इसी में एलम में जो टॉपिक लाने वाला हूं वो है पोटाश एलम। क्या है? पोटाश एलम, पोटाश एलम। समझ रहे हो? मुझे फॉर्मूला याद नहीं है और तुम्हें भी फॉर्मूला याद होना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपन फॉर्मूला बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो टॉपिक है एलम में चल रहा है बेटा, एलम में चल रहा है, कौन सा चाहिए मेरे को? पोटाश एलम। पोटाश एलम मतलब इसमें पोटेशियम और एल्यूमिनियम दोनों है ना, एक तरीके से मैंने तो ऐसा याद रखा, इसमें पोटेशियम और एल्यूमिनियम, यहाँ लिख दो इसमें पोटेशियम भी हो और एल्यूमिनियम भी हो। और पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पे कितना होता है? +3 चार्ज होता है। मतलब इसमें एक मोनोवेलेंट तो कौन है? पोटेशियम है, और ट्राइवेलेंट कौन है? एल्यूमिनियम। तो मैं लिख सकता हूँ मोनोवेलेंट ट्राइवेलेंट सल्फेट, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ मोनोवेलेंट ट्राइवेलेंट सल्फेट। अब मैं क्या करूंगा? मोनोवेलेंट को एक बार मल्टीप्लाई करूंगा सल्फेट से, और ट्राइवेलेंट को एक बार मल्टीप्लाई करूंगा सल्फेट से, और क्या करते हुए बेटा? एक चीज का ध्यान रखते हुए, वो चीज क्या है? आयंस का बैलेंस। तो मोनोवेलेंट को जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं क्या लिखूंगा? K2SO4 होगा बेटा, चार्ज बैलेंस। K कितना ले लिया मैंने? 2 ले लिया है ना। SO4 कितना ले लिया? 1 ले लिया। ट्राइवेलेंट क्या था? एल्यूमिनियम। तो एल को क्या लिख दूंगा बेटा? 3, और SO4 को कितना ले लूंगा? और एलम में कितने H2O लेते हैं बेटा? 6 H2O नहीं लेते, कितने लेते हैं? 24 H2O। तो मैंने याद भी नहीं किया और मेरा फॉर्मूला ही बन गया किसका? पोटाश एलम का। लिखो इसको फटाफट। ठीक, अब क्योंकि ये डबल सॉल्ट है तो डबल सॉल्ट होगा, और मैं इसमें एक्वस में डालूं और ये अपनी आइडेंटिटी ना खो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने जैसे इसको एक्वस में डाला, इसने अपने सारे चिट्टे खोल दिए, मतलब सारे आयंस खोल दिए। क्या क्या आयंस होंगे? 2 तो होंगे बेटा पोटेशियम प्लस, होंगे कि नहीं होंगे? और क्या होगा? 3 क्या होंगे बेटा? Al+3, और SO4 कितने होंगे बेटा? 3SO4 होंगे कि नहीं होंगे बेटा? यही तो आयंस होंगे। और पोटेशियम का अपने सिलेबस में अभी नहीं है, तो अपन बोलेंगे भाई टेस्ट तो देगा, टेस्ट तो देगा, मैंने लिखा टेस्ट तो देगा। और SO4 का मैंने देखा था अभी, क्या देखा था बेटा? अगर SO4 में क्या डाल दूं मैं? BaCl2, लास्ट वाले में देखा था, BaCl2 डाल दो तो क्या बनेगा? BaSO4 बनेगा, जिसका प्रेसिपिटेट कैसा होता है बेटा? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक, एल्यूमिनियम का जब मैं करवाता हूं तो एल्यूमिनियम का करवाने के लिए मेरे को क्या डालना पड़ता है बेटा? NaOH। क्या डालना पड़ता है? NaOH। और जैसे ही मैं NaOH डालता हूं एक कंपाउंड बनता है जो होता है AlOH का होल थ्राइस, और AlOH का होल थ्राइस होता है, ये बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या बनता है बेटा? यही बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, है ना। क्या बनता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। लेकिन एक बात और है, जेई एडवांस के लिए इस चीजों को समझना है ना, जेई एडवांस में आ सकता है बेटा, ये मतलब है राइट, ये भी टेस्ट देगा, है ना। मैंने लिख नहीं रखा लेकिन टेस्ट देगा, अपने सिलेबस में यहाँ नहीं है, ये सोल्ट एनालिसिस में अपन वहीं पढ़ेंगे ना। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर मैं जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाना, प्रेसिपिटेट मतलब जो घुला नहीं है, जो घुला नहीं है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है? जो नीचे पेंदे में जमा हो गया, तो पेंदे में जमा हो गया। लेकिन अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाना, अगर मैं इसको, इसकी रिएक्शन वापस किसमें करा दूं बेटा? NaOH से करवा दूं ना, वापस इसकी रिएक्शन NaOH से करवा दूं, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, वो होता है सोल्यूबल। सोल्यूबल मतलब घुला हुआ कॉम्प्लेक्स। तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो होता है NaAlOH का होल 4, और ये क्या होता है बेटा? सोल्यूबल। सोल्यूबल मतलब घुला हुआ। क्या होता है? सोल्यूबल मतलब घुला हुआ। तो भैया मेरे पास क्या था? पोटाश एलम था। पोटाश एलम में 2 चीज थी, एक तो पोटेशियम था और एल्यूमिनियम था। और मेरे को फॉर्मूला बनाना आता है पोटेशियम मोनोवेलेंट ट्राइवेलेंट सल्फेट, है ना। आयंस को बैलेंस करते करते मैंने बनाया, इसको जैसे ही एक्वस में डाला, क्योंकि ये तो क्या है? पोटाश एलम है, और पोटाश एलम है तो एक्वस में डालते क्या करेगा? अपनी आइडेंटिटी को खोएगा और सारे आयंस का टेस्ट देगा। तो इसने सारे आयंस का टेस्ट देने लगा। मैंने पोटेशियम का यहाँ भी नहीं करवाया, पोटेशियम का वहां भी नहीं करवाया, क्योंकि पोटेशियम का यहाँ पर
सिलेबस में नहीं है। मेरे पास एल्यूमिनियम का था, एल्यूमिनियम में मैंने क्या डाला, NaOH डाला, NaOH डाल दे क्या बना, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। व्हाइट प्रेसिपिटेट को जैसे मैंने एक NaOH और डाला, क्या बन गया बेटा, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन गया, ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। अब मेरे पास क्या था, SO4 का टेस्ट मैंने पहले भी किया है। क्या SO4 के टेस्ट में मैंने क्या डाला होगा, BaCl2 डाला होगा, BaCl2 डाल दे क्या बन गया बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 का बन गया। लिखा लो बेटा, फटाफट लिखो। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। इसके बारे में मेरे को 2 लाइन लिखानी है, वो लाइन लिखते हैं किसके बारे में, पोटाशियम के बारे में। समझना, पहली लाइन है जो एक बार नीट में आ चुकी है, अपन फिर भी लिखते हैं क्या, इन एलम एवरी मेटल surrounding by 6s2। इसका मतलब क्या है बेटा, कितने मेटल थे, कितने मेटल है बेटा, देखो खुद ही देखो आप, कितने मेटल है, 2 तो पोटेशियम है और 3 क्या है, एल्यूमिनियम है। 3 ही था ना एल्यूमिनियम बेटा, 2 थे एल्यूमिनियम, है ना, यहाँ 2 आएंगे, 2 एल्यूमिनियम थे, ठीक है। 2 तो पोटेशियम थे और 2 ही क्या थे, एल्यूमिनियम थे। 2 पोटेशियम और 2 एल्यूमिनियम होने की वजह से, 2 पोटेशियम और 2 एल्यूमिनियम होने की वजह से कितने मेटल हो गए, 4 मेटल। 4 मेटल पे कितनी H2O लिखे थे, इन 4 मेटल पे जब मैंने इसको बनाया था तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, K2SO4 डॉट Al2 SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। कितने H2O थे टोटल, 24 H2O थे, और इसमें मेटल कितने थे, 4 मेटल थे। अगर मैं एक H2O को, एक मेटल को H2O बांटूं तो एक मेटल के हिस्से में कितने H2O आएंगे, 6 H2O आएंगे, है ना। 1 छंग छंग, 2 छंग 12, 3 छंग 18, 4 छंग 24, है ना। तो एक मेटल के हिस्से में कितने H2O आएंगे बेटा, 6 H2O आएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ इन एलम एवरी मेटल सराउंडिंग बाय 6 H2O। कितने H2O से घिरे होते हैं, 6 H2O से घिरे होते हैं। अगली लाइन है अगली लाइन देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना, ये वाली लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एलम एक्वस सॉल्यूशन, बेटा एक्वस सॉल्यूशन समझ लो ना, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वही पानी वाला, है ना। एक्वस सॉल्यूशन, एलम एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक। अब यहां पर अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं, भैया मैंने बोल दिया कि एलम का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है। अब मैं तुमसे पूछ लूं क्यों होता है, व्हाई, है ना, मैं तुमसे पूछ लूं क्यों होता है, व्हाई। और ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है किसके लिए, जेई मेंस के लिए या जेई एडवांस के लिए, है ना, कि एलम का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है। क्यों,
क्यों होता है एसिडिक, पहले अपन देखते हैं क्यों होता है। मेरे पास दो चीज है, एक तो है K2SO4 और एक है Al2SO4 का होल थ्राइस सॉरी, कि यही है। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूं, क्या करूं, हाइड्रोलाइसिस, क्या करूं बेटा, हाइड्रोलाइसिस। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करने बैठूं तो हाइड्रोलाइसिस करते ही मेरे को क्या मिलेगा, हाइड्रोलाइसिस मतलब इसकी H2O से रिएक्शन, अलग अलग H2O से रिएक्शन, ठीक है। तो एक तो मेरे को जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करूंगा K2SO4 का, तो मेरे को एक कंपाउंड मिलेगा KOH और दूसरा कंपाउंड मिलेगा बेटा H2SO4, क्या मिलेगा, H2SO4। अगर आपको थोड़ा सा भी आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पता हो तो आयनिक इक्विलिब्रियम में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस रहते हैं। तो आप वहां देखोगे ना तो KOH क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और H2SO4 क्या है, सॉरी KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। और H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड का राजा बोला जाता है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलकर क्या कर लेंगे बेटा, न्यूट्रल कर लेंगे, क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और न्यूट्रल होने की वजह से सॉल्यूशन का कोई भी मीडियम तो आ ही नहीं सकता, ना तो एसिडिक आता है ना बेसिक आता है। जैसे ही मैं इसको नीचे की तरफ लाता हूं, इसको नीचे की तरफ लाता हूं, तो मेरे को दो कंपाउंड मिलते हैं, एक तो मिलता है AlOH का होल थ्राइस और एक मिलता है वापस H2SO4। अभी एल्यूमिनियम का जो OH का होल थ्राइस है ये होता है बेटा वीक एसिड, क्या होता है, वीक बेस। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी या इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो मीडियम क्या होगा बेटा, मीडियम हो जाएगा बेटा एसिडिक, क्या हो जाएगा, एसिडिक, है ना, मीडियम एसिडिक हो जाएगा। तो बोलते हैं भाई साहब कि एल्यूमिनियम एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम का होता है वाई। अगर मैं बोलूं वाई तो क्यों होता है बेटा, ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस। इसी की हाइड्रोलाइसिस की वजह से क्या हुआ बेटा, इसकी एसिडिक नेचर हुआ, और कोई रीजन नहीं। आई बात समझ में। तो अपन ने तीनों के तीनों सॉल्ट कौन कौन से, तीनों के तीनों डबल सॉल्ट कौन कौन से, कार्बोनाइट, फेरिक एलम या अपन एलम बोलते, सॉरी पोटाश एलम, फेरिक एलम नहीं पोटाश एलम, और एक कौन सा था बेटा अपना कार्बोनाइट मोर सॉल्ट, है ना। तीनों के तीनों अपन ने बहुत अच्छी तरीके से खत्म किए हैं। अब इसमें मेरे को नहीं लगता कोई भी चीज बची हुई है। तो अपना आज पहला टॉपिक खत्म हो गया, कौन सा, डबल सॉल्ट। इस टॉपिक को और अपन आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ के अपन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स देखेंगे, फिर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी में चलेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। सबको परेशान ना करे, खुद परेशान ना हो। टाटा बाय बाय।